हर रोज जब मैं अपनी ओपीडी शुरू करता हूं, तो दिल में एक उम्मीद रहती है कि आज कोई ऐसा केस मिलेगा जो मुझे चुनौती देगा, मुझे फिर से यह मानने पर मजबूर करेगा कि डॉक्टर होना आसान नहीं है और यह कि सीखने की यात्रा कभी पूरी नहीं होती। 25 फरवरी की शाम 5 बजे का वक्त था। थकान अपने चरम पर थी और मैं बस सोच रहा था कि कब आखिरी मरीज आए और मैं घर जाकर आराम कर सकूं। तभी व्हीलचेयर पर बैठी 47 साल की महिला मेरे सामने लाई गई। शहर के नामी यूरोलॉजिस्ट से रेफर होकर आई थी। समस्या यह थी कि वह अपने मूत्र पर नियंत्रण खो चुकी थी और महीनों से कैथेटर पर थी। एक जवान महिला के लिए यह कैसी शर्मिंदगी और कैसी पीड़ा रही होगी, यह सोचकर ही मन भारी हो गया। उसकी कहानी 3 साल पहले शुरू हुई थी। पहले पेट की तकलीफें आईं, कभी कब्ज, कभी दस्त। राज्य के कई डॉक्टरों को दिखाने के बाद परिवार उसे हैदराबाद के AIG हॉस्पिटल ले गया, जहां कोलोनोस्कोपी, एंडोस्कोपी और सीटी स्कैन सब किया गया, लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। फिर सूखी खांसी आई, HRCT में हल्के पोस्ट कोविड बदलाव मिले, लेकिन फेफड़ों के डॉक्टरों ने कहा चिंता की कोई बात नहीं। कुछ महीनों के बाद अचानक बेहोशी और गिरना शुरू हुआ। एक बार तो सोडियम इतना गिरा कि 60 mmol तक पहुंच गया और हालत इतनी नाजुक हुई कि दिल्ली के बड़े कॉर्पोरेट अस्पताल के ICU में भर्ती करना पड़ा। किसी तरह जान बची। बार बार खड़े होते ही गिरना जारी रहा तो उन्हें CMC वेल्लोर में दिखाया गया, जहां ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन बताया गया। ब्रेन और स्पाइन की मरी भी कर ली गई। कुछ सुराग हाथ नहीं लगा। अभी से 1 साल पहले जब आंखों और मुंह का सूखना बढ़ने लगा तो परिवार AIMS दिल्ली ले गया, जहां लिप बायोप्सी करके शोगरेन सिंड्रोम नाम की बीमारी के लिए खोज की गई, लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव आई। अंततः जब मूत्र रुकना शुरू हुआ और कैथेटर लगाना पड़ा तो यूरोलॉजिस्ट ने उसे मेरे पास भेजा। वो जब मेरे पास पहुंची तब तक लगभग सब जांच हो चुकी थी। MRI ब्रेन और स्पाइन, CT चेस्ट और एब्डोमेन, सब नॉर्मल। मेरा काम था वही देखना जो अब तक अनदेखा रह गया था। हिस्ट्री को जोड़कर मैंने समझा कि वह धीरे धीरे अपना ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम खो रही है। आंतें जो अपने आप चलती हैं ठहर गई थी। मूत्राशय का नियंत्रण खत्म हो गया था। आंसू और लार सूख चुके थे। ब्लड प्रेशर जो हर इमोशन और हर पोजीशन के साथ बदलता है, उसका नियंत्रण गायब हो गया था। ये सब चीजें हम रोजमर्रा में नोटिस नहीं करते, लेकिन यही शरीर की छिपी हुई ऑर्केस्ट्रा है और इसमें उसके सारे साज एक एक करके खामोश हो रहे थे। अब सवाल था कि दिक्कत कहां है और क्या है। टेस्ट सब नेगेटिव थे। इस स्थान पर कई संभावनाएं थी, जिनमें पहला था कि यह एक ऐसा ऑटो इम्यून रोग है जो धीरे धीरे शरीर के उस तंत्र को निरस्त कर रहा है जो हमारी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ऑटो इम्यून पैन डिसऑटोनोमिया, ऑटो इम्यून पैन डिसऑटोनोमिया, XCIDP, शोगरेन्स पेरिनियोप्लास्टिक एमिलॉइडोसिस। एक एक करके सबके लिए ब्लड में टेस्ट भेजे गए, मगर सभी नेगेटिव। इस मोड पर लगा जैसे बीमारी सोल्व करना शायद मेरे बस की बात नहीं। खाया इसे फिर से एम्स दिल्ली भेज दिया जाए, क्योंकि इसके आगे के जांच के लिए फिर से घर वालों को राजी करना बहुत मुश्किल काम लग रहा था। फिर ख्याल आया कि कहीं ये सीरोनेगेटिव ऑटोइम्यून केस तो नहीं है, जिसमें सारे जांच नेगेटिव आते हैं। लेकिन तभी एक पुरानी रिपोर्ट मेरी नजर में आई, CT एब्डोमेन की। उसमें लिखा था कि दाएं गुर्दे के ऊपर एक छोटा सा शैडो है, जिसे उस समय पाइलोनेफ्राइटिस मान लिया गया था। मैंने रेडियोलॉजिस्ट से विमर्श करके दोबारा देखने को कहा। इस बार तस्वीर कुछ और कह रही थी। इसके आगे हमने PET-CT कराया और वहां वह छुपा हुआ दुश्मन मिला, एक हाइपर मेटाबॉलिक ट्यूमर, यानी किडनी के ऊपर एक गांठ जो ऐसा केमिकल निकाल रहा था जो शायद घूम घूम कर पूरे शरीर के स्वायत्ता प्राप्त नियंत्रण प्रणाली को नुकसान पहुंचा रहे थे। एक कड़ी तो मिल गई थी, मगर अब परिवार और सर्जन को मनाना सबसे बड़ी चुनौती थी कि यह छोटा सा किडनी का ट्यूमर ही उसकी इतनी बड़ी परेशानियों का कारण है। ब्लड में कोई सबूत नहीं था। सबको लग रहा था कि मैं बेवजह जोड़ तोड़ कर रहा हूं, लेकिन बिंदु साफ जुड़ रहे थे। मैंने उन्हें समझाया और अंततः मरीज के किडनी की सर्जरी, नेफ्रेक्टोमी कराई गई। धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी। 3 साल की बीमारी ने बहुत नुकसान कर दिया था। कुछ कमियां शायद कभी पूरी ना हो। हमने आगे IVIG, रिटुक्सीमैब या प्लाज्मा एक्सचेंज की योजना बनाई थी, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति ने रोक दिया। फिर भी सबसे बड़ा दुश्मन यानी ट्यूमर निकल चुका था और उसी के साथ उस छुपे हुए कठपुतली वाले हाथ की डोर भी कट गई थी। इस केस ने मुझे फिर सिखाया कि डॉक्टर होना सिर्फ टेस्ट लिखना नहीं है। असली काम है सोचना, जोड़ना
और फिर से सोचना। कुछ बीमारियां छुपकर वार करती हैं, गेरिला की तरह। हमें बार बार मूर्ख बनाती है और इन्हीं से हमें सीख मिलती है कि यह पेशा हमें हमेशा विनम्र रखता है। जब उस दिन राज खुला तो मेरे मन में जीत का एहसास नहीं बल्कि सिहरन थी, क्योंकि हर मेडिकल पज्जल के पीछे एक इंसान होता है। किसी की मां, किसी की बेटी, किसी की पत्नी, जो बस साधारण जीवन जीने की गरिमा वापस पाना चाहती है। सच कहूं तो इस केस ने मुझे एक गहरी सच्चाई सिखाई। यह रोगी जिन जिन डॉक्टरों के पास गई, हर किसी ने अपनी पूरी क्षमता और मेहनत लगाई, किसी ने भी कमी नहीं छोड़ी। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो एक मायावी छाया की तरह अपना चेहरा छुपा लेती हैं। वे हमें बार बार भ्रमित करती हैं और जब तक समय पूरा नहीं होता वे अपनी असली पहचान सामने नहीं आने देती। मैं यह दावा नहीं करता कि मैंने कोई असाधारण काम किया या मैं दूसरों से अधिक सक्षम हूं। बस मेरी किस्मत थी कि जब वह मेरे सामने आई तब तक बीमारी का मुखौटा उतर चुका था। मेरा काम केवल उन बिखरे हुए धागों को जोड़कर एक तस्वीर बना देना था। इस अनुभव ने मुझे यह भी समझाया कि इलाज केवल दवाइयों से नहीं होता बल्कि लगातार साथ बने रहने से होता है। यदि यही रोगी हर नए लक्षण के साथ उसी चिकित्सक के पास बार बार जाती तो बहुत संभव था कि वही डॉक्टर इस रहस्य को और पहले उजागर कर लेते। बीमारी को हराने के लिए कई बार कौशल से अधिक जरूरी है धैर्य, निरंतरता और गहरी नजदीकी निगरानी। यही वजह है कि सालों की प्रैक्टिस के बाद भी डॉक्टर होना आसान नहीं होता। यह हमें हमेशा सिखाता है, हमेशा विनम्र रखता है और कई बार हमें जासूस भी बना देता है। मैंने इस केस को ICT RIMS 2025, जो कि भारत का न्यूरोइम्यूनोलॉजी पर राष्ट्रीय स्तर का कॉन्फ्रेंस है, वहां भेजा और मुझे उसे प्रस्तुत करने का सौभाग्य मिला। गोविंद मैडहॉ।